नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। तो आज बात करेंगे एक ऐसे पूर्व डीजीपी की जिनके रिटायरमेंट या कहें वीआरएस लेने पे कभी इतनी चर्चा नहीं हुई है। क्यों इतनी चर्चा हो रही है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ गुप्तेश्वर पांडे जी खुद जुड़ रहे हैं, वहां पर जो कि बिहार के पूर्व डीजीपी रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पे, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले, कल आप फेसबुक लाइव कर रहे थे, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ रहे थे, मतलब लाखों की संख्या में लोग आपसे लगातार जुड़े हुए थे। बहुत आपने, इसका मतलब बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं बिहार में। मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का वही माध्यम था। मैं अपने दिल की बात कर रहा था। जो भोगा हुआ साहित्य है मेरे जीवन का, वो भोगा हुआ साहित्य सुना रहा था और वो पब्लिक डोमेन में है। उसमें एक बात भी जो मैंने बोला है वो कहीं से बनावटी नहीं है, कोई झूठ नहीं है। तो मैं अपनी बात, अपने दिल में जो बहुत बात थी, बहुत तरह के सवाल थे, मैंने कोशिश किया है कि सबका जवाब भी दे दूं, सबके मन तक मैं पहुंच जाऊं, मेरी बात पहुंच जाए, और उसके बाद भी कुछ बचता है तो पूछने के लिए आप लोग हैं। मेरा एक सवाल है, आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आपने खाकी को इस्तेमाल किया खादी पहनने के लिए, खाकी से खादी तक का सफर आपने ऐसे तय किया, आप क्या कहेंगे? आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है भाई। मेरा सवाल ये है कि आपके बारे में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपने खाकी का इस्तेमाल किया खादी पहनने के लिए, आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये करना चाहता हूँ। देखिए मनोज भाई, थोड़ा सा पीछे के कंटेस्ट से देखिएगा तो बात समझिएगा। आप ये बताइए, मैं आपके बेगूसराय जिले में मैं एसपी रहा हूं। मैंने वहां 40 मुठभेड़ें की थी और गांव गांव में मैंने नवयुवकों की टोली बनाई थी, शांति के लिए संघर्ष करो। उस समय बेगूसराय जिला अपराध से पूरा ग्रस्त था, रंगदारी थी, लूट, अपहरण और फिरौती की घटनाएं, अपहरण की घटनाएं, और रंगदारों की इतनी बड़ी जमात वहां थी, आपस में गैंग वॉर्स हुआ करते थे। आप याद कीजिए और जाइए वहां का 93 और 94 का डाटा निकाल करके देखिए, और आप रोड लूटोन, बैंक लूट शून्य, हाउस डकैती शून्य, पेट्रोल पंप लूट शून्य, गिरवेदन चोरी की घटनाओं में भी पूरी से गिरावट के लिए घटनाओं। मैं जानता हूं वहां कौन राजनीति में ये करना था, वहां क्या राजनीति करना था, वहां कौन राजनीति करनी थी मुझे? 54,000 सक्रिय सदस्यों को औरंगाबाद मैंने संगठन बनाया, इसलिए बनाया कि पूरा मध्य बिहार जल रहा था, जहानाबाद में बातें हुआ, ये हुआ। तो मैं शुरू से ही जनता के बीच में रहा हूं, जनता का आदमी रहा हूं। और ये जो लोग कहते हैं सुशांत के केस को कि खाकी का उपयोग खादी के लिए, इसके लिए आप जानते हैं कि मुझे कोई इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत थी भी नहीं। खादी के उपयोग करके और खादी के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं थी। मैं जहां से आता हूं जाके सर्वे कीजिए बक्सर में, हर शोषित हैं, दलित हैं, वंचित हैं, अकलियत के लोग हैं। आप उनसे पूछिए मुझे कितना प्यार कर रहे हैं। नहीं, मैं जानता हूं सर। मैं आपने चुनाव जीत जाऊंगा। पांडे जी, आपने बेगूसराय का जिक्र किया, खगड़िया बेगूसराय मेरा गृह जिला। मैं जानता हूं, आपके कामों को जानता हूं। मैं आपको इसलिए भी अप्रिशिएट करता हूं कि आप एकमात्र ऐसे डीजीपी हैं जिनको फोन करो तो फोन उठाते रहे हमेशा के लिए। मैं इन सब चीज के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन जो सवाल है वो तो आपसे करने पड़ेंगे। जो आपने कल फेसबुक लाइव किया, जो आपने अपने गरीबी के बारे में कहा, अब मेरा सवाल, जो आपने अपने गरीबी के बारे में, परिवार के बारे में कहा, ठीक है, आपका वो बैकग्राउंड रहा है, लेकिन वो आपका अतीत है। अब आप गरीब नहीं रहे, तो फिर क्या राजनीति में कदम रखने के पहले उन सब चीजों को जनता के सामने लाना, क्या उसका भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं? ये ऐसा आप पे आरोप है? हाँ, एकदम करते हैं सब लोग। हमको बताना चाहिए, हम जनता को हमारे जो लोग हैं, लाखों करोड़ों जो हमारे फैन हैं, जो हमको प्यार करते हैं, उनको जानना चाहिए। उनको ये चकाचौंध नहीं देखनी चाहिए कि आदमी आकर के डीजी, बहुत लोग समझते हैं हम कॉन्वेंट से दून से पढ़ करके आए, बड़े बाप के बेटे होंगे और आकर के डीजीपी बन गए। ऐसा नहीं है। उनको बताना पड़ेगा। ये नौजवानों को मोटिवेट करने के लिए है कि जो गरीब के बच्चे हैं, शोषितों के बच्चे हैं, दलितों के बच्चे हैं, वंचितों के बच्चे हैं, अकलियत के लोग हैं, जो समाज के सबसे निचले पावदान पर हैं, जिनको कोई सुविधा नहीं है और गरीबी में जी रहे हैं, उनको हिम्मत देने के लिए हमने कहा कि तुम भी चाहो तो संघर्ष हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो तुम किसी ऊंचाई पर जा सकते हो, तुम्हारा इरादा प्रबल है तो
मैं यहां पहुंच करके मैं दिखा चुका हूं, तुम भी ये दिखा चुको। इससे बच्चों को स्टूडेंट से पूछिए उनके अंदर कितना मोटिवेशन होता है। हमको हजारों फोन आते हैं कॉलेज से, दूर दूर से, फरीदाबाद से, अहमदाबाद से, गुजरात से, राजस्थान से। सही कहा पांडे साहब, बहुत अच्छा है, इनकरेजिंग है, लोगों को बताना जरूरी है। सही कहा आपने, लेकिन मैं आपको एक बात का कम्प्लीमेंट देना चाहूंगा। आप जिस ढंग से बोलते हैं, आपको किसी नेता बनने के लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, आप ऑलरेडी नेता है। तो आप बताइए आपका नेता कौन है, नीतीश कुमार नेता है या नरेंद्र मोदी नेता है? देखिए ये हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो देश के नेता हैं। नीतीश कुमार बिहार में देखिए 15 साल में उन्होंने क्या किया, वो सब चीज को आप देखिएगा। इसी बिहार में आप देखिएगा, मैंने देखा है और आपने देखा है, ये भोगा हुआ साहित्य है। हम आप सब जानते हैं कि बिहार में किस तरह से पूरे इलाके रंगदारों के कब्जे में हुआ करते थे। सिवान का शेर ये, वहां का शेर ये, वहां का शेर ये, वहां का शेर, पूरे इलाके दादाओं में बटे हुए। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। किसी जिले का दादा कोई है, और 50-50 हम बता रहे हैं, 50-50 गाड़ियों में राइफल बंदूक नाले निकाल करके रंगदार लोग चलते थे। तो बिहार में आज कोई संगठित गिरोह है क्या? घटनाएं होती हैं, चोरी भी हो सकती है, मैं मानता हूं, ट्रेडिशनल क्राइम भी हो सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन फिरौती के लिए अपहरण होता है क्या? तो नीतीश कुमार के पास जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, दृढ़ संकल्प शक्ति है, उसी का परिणाम है ना कि सीए आया, एनआरसी आया, 376 आया, 35 आया, एक से एक बड़े मामले आए। सुन लीजिए मनोरंजन जी, लेकिन बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जो अपनी धुरी पर खड़ा रहा, कहीं कोई विधि व्यवस्था की समस्या नहीं। मुझे मेरा जवाब मिल गया सर, नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मुझे मेरा जवाब मिल गया। आपका नेता नीतीश कुमार है, आप जेडीयू से चुनाव लड़ने वाले हैं, हाँ ना? आप पीएचडी कीजिए, देश के नहीं, आप ये अपने ढंग से, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं नरेंद्र मोदी जी की इज्जत करता हूं, उनका प्रशंसक हूं, उन्होंने देश की एक पहचान दी है। लेकिन बिहार में तो नीतीश कुमार ने जो किया, इतिहास बनाया है, इस बात को कौन भूल सकता है? अच्छा सर, ये बताइए क्या ये संभावना सर, कोई पैरवी कर ले सर, क्या ये भी संभावना है कि वाल्मीकि नगर का जो उपचुनाव है लोकसभा का, क्या आप वो भी लड़ेंगे या विधानसभा लड़ेंगे? कोई क्लैरिटी कुछ है? देखिए, मैंने तो मनोरंजन जी कोई इस पर बात ही नहीं की है, मैंने तो कोई पार्टी ज्वाइन ही नहीं की है। मेरी तो इस संबंध में माननीय नीतीश कुमार से भी बात नहीं है। मैं किसी दल के किसी राजनीतिक नेता से अपने सोर्स से पता लगा लीजिए, मेरी कोई बात नहीं हुई है कि मैं पार्टी की कौन ज्वाइन करूंगा, चुनाव कहां से लड़ूंगा। मुझे कुछ नहीं बात, मैंने तो इस्तीफा देना था, क्योंकि मैं चाहता था कि इस्तीफा दे दूं। मुझे इतना विवादित किया जा रहा था कि मैं नहीं चाहता था कि चुनाव के माहौल में इतना विवाद में रहना ठीक है। चलिए, आप भी बहुत भोले हैं, मैं भी बहुत भोला हूं। एक सीरियस नोट पे सवाल है सर, क्या आपको नहीं लगता है कि जो बड़े पदों पे जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, चाहे प्रदेश के हों चाहे जज हों, वो रिटायर करें तो उनका 2 साल का एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए? क्या आप ये चीज मानते हैं? सुन लीजिए, स्पष्ट सुन लीजिए मनोरंजन, इसके बारे में कहना है कि अगर कोई बड़े पद से कोई पदाधिकारी अगर रिटायर करता है तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर, संवैधानिक पोस्ट पर किसी का कृपा पात्र बन करके उसको बैठने का तुरंत हक नहीं होना चाहिए, उसके लिए कूलिंग ऑफ होना चाहिए। लेकिन अगर कोई राजनीति में नौकरी छोड़ करके जाना चाहता है या सेवानिवृत्ति के बाद जाना चाहता है तो वो किसी कृपा पर नहीं आता है, वो तो जनता को फैसला करना है। जनता चाहेगी 1 मिनट में नकार देगी, रिजेक्ट कर देगी, भगा देगी, वो तो लोकतंत्र की हत्या कर देंगे अगर आप किसी को रोक देंगे कि सेवानिवृत्ति के बाद आप कूलिंग ऑफ में जाइए, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। जनता को फैसला करना है, लोकतंत्र का प्राण है। नहीं, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में नहीं बैठ सकते, लेकिन हम आपने सही कहा कि आशीष रंजन सिन्हा फैसला करना है। मैं आपके हिम्मत, जनता फैसला करेगी। नहीं, मैं आपके हिम्मत की दाद देता हूं। मैं बता दूं अपने दर्शकों को, 2 पूर्व डीजीपी बिहार के आशीष रंजन सिन्हा नालंदा से चुनाव लड़े थे, हार गए थे। डीपी ओझा माले के टिकट पे बेगूसराय से चुनाव लड़े थे, हार गए। और आपको ये भी बता दूं कि गुप्तेश्वर पांडे जी के साथ एक और नाम आ रहा है, पुलिस भवन निर्माण निगम के डीजी सुनील कुमार, वो भी चुनाव लड़ने वाले हैं। और बाकी कई आईएएस भी चुनाव लड़े, रमैया चुनाव लड़े, वो हार गए। आरएस पांडे चुनाव लड़े, वो बीजेपी के एमएलए है अभी बगा से।
लेकिन मेरा एक और सवाल है सर, जाते जाते आप मनोरंजन जी, ऑनेस्ट उत्तर चाहूंगा सर। एक सुन लीजिए इस पर जो आपने टिप्पणी की। अरे हारना जीतना चुनाव में कोई बात है नहीं, सेवा के लिए मैंने वो जनता नहीं कहा, में जा रहा है, मैंने चुनाव कोई जीतने ही के लिए जा रहा है। नहीं, मैंने तथ्य बताया सर, माफी चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, मैंने जिसको चाहेगी हारेगा। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने तथ्य बताया है। कैसे कीजिएगा, फाइल पर ऑर्डर कीजिएगा और जनता से कभी संपर्क में नहीं रहिएगा और लाल लाल करके हाकिमगिरी दिखाइएगा और पावर का रुतबा दिखाइएगा और वर्दी पेटी पहन करके ऐसी गाड़ी घूमिएगा और गरीब की तरफ नहीं देखिएगा तो हारिएगा। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, रुतबा में रहिएगा तो हारिएगा। मेरी बात सुनिए, मैंने केवल तथ्य बताए हैं, अपमानित नहीं होने देंगे। मैंने केवल तथ्य बताया सर। मुझे मालूम है आप जिस ढंग से काम करते रहे आप जीतने वाले हैं। एक अंतिम सवाल है और ईमानदारी से उत्तर चाहूंगा सर, क्या बिहार में शराबबंदी है? ना, ईमानदारी से मैं देता हूं। हाँ, बिहार में शराबबंदी है, कानून है, बना हुआ है, 2016 अप्रैल में पास हुआ था। अब आप ये पूछ रहे हैं क्या बिहार में शराब नहीं बिक रही है चोरी छुपे? आपका सवाल ये है। हाँ। इसका सीधा ये जवाब है कि देखिए, कोई कानून जब बनता है, कानून के साथ व्यापक रूप से जनमत का समर्थन होना जरूरी है। मैं बता रहा हूं, कानून कोई भी बनेगा तो कानून को तोड़ने वाले लोग होते हैं, उन्हीं के लिए दंड का प्रावधान भी होता है। हत्या करने पर 20 साल की सजा या आजीवन कारावास या फांसी, इसका प्रावधान तो 150 साल पहले अंग्रेजों ने बनाया था। तो हत्या होना बंद हो गई क्या? चोरी में 7 साल की सजा, चोरी बंद हो गई क्या? डकैती में 10 साल की सजा, डकैती की घटना बंद हो गई क्या? तो शराबबंदी का कानून बना देने से पूरी तरह से शराबबंदी हो जाएगी क्या? ये लोक जागरण का, जिस कानून के पीछे जनता की ताकत होगी वही कानून सफल होता है। तो सिस्टम में सिस्टम को तोड़ने वाले लोग होते हैं, सिस्टम के बाहर भी सिस्टम को चुनौती देने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए दंड का प्रावधान है। चोरी छुपे शराब बिकता है, चोरी छुपे लोग पीते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, क्या कोई माई का लाल आज के डेट में बिहार में है कि दारू पी करके रोड पर निकल जाए मुझ पर हाथ दे करके मैं दारू पिया हूं? एक भी आदमी बताइए संपूर्ण बिहार के कोने कोने में दारू पीकर कोई रोड पर नहीं निकल सकता है। कोई चोरी पिए, कोई चोरी बेचे, उसमें छापामारियां होती हैं, गिरफ्तारियां होती है, लोग ले जाते हैं। आपको मालूम है 100 लोग 311 संविधान की धारा में पुलिस वाले डिसमिस हुए हैं। आपको मालूम है सैकड़ों लोगों पर प्रोसीडिंग चल रही है। आपको मालूम है कितने लोग, लाखों लोग जेल गए। एक अंतिम सवाल है सर, लोग जागरण होगा तो चोरी का खेल भी बंद हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम सवाल। जो कुछ अभी मुंबई में चल रहा है, जो मामला सुशांत सिंह राजपूत केस से चला, अब ये ड्रग्स की ओर बढ़ रहा है, इस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? और जिस ढंग से आपने कहा था कि औकात दिखा देंगे रिया को, उस पे कोई रिमोर्स है आपको? ये अंतिम सवाल है। मैंने नहीं कहा, मनोरंजन जी ने आपने सुना नहीं या आपको गलत कम्युनिकेशन गैप हो गया है, आपने ठीक से सुना नहीं। मैंने ये कहा था कि रिया जी की ये औकात नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करे। उसका मतलब था, औकात का लिटरल मीनिंग देखिए। ठेठ भाषा में कलेजे को लगता है, फूहड़ लगता है कि डर्टी कमेंट है, नहीं करना चाहिए, खास करके महिला का ये विषय में। तो मैंने उसी समय इसको समझते हुए मैंने माफी भी मांग ली थी, तो मामला खत्म हो गया। लेकिन औकात का मतलब अंग्रेजी में डिक्शनरी में देखिए स्टेचर होता है। तो हमारे यहाँ जो एफआईआर हुआ है उसमें 6 नामजद अभियुक्त हैं। रिया जी प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं, एफआईआर एक्यूज्ड है। तो एफआईआर एक्यूज्ड को किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैंने सलाह भी दिया था, आप देख लीजिएगा। मैंने कहा था कि लीगल बैटल को लीगल तरीके से लड़िए, किसी संवैधानिक पद पर बैठे आदमी के बारे में अमर्यादित टिप्पणी नहीं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, बड़ी ईमानदारी से बात की। आपको वेरी गुड लक।